नमस्कार। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। पंजाब और चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है और हरियाणा में रात 9 बजे से अब सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस बारे में खुद गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी है। राज्य में पुलिस सख्ती से लोगों से रात्रि कर्फ्यू का पालन करवाएगी और हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की आवाजाही जारी रहेगी। नाइट कर्फ्यू का आदेश सोमवार से ही प्रभावी हो जाएगा, यानी कि अभी से ये जो आदेश हैं ये प्रभावी हो जाएंगे और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है और कोरोना ने हरियाणा में पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 20,981 तक पहुंच गई है, जो कि 26 नवंबर 2020 को 20,948 सक्रिय मामले थे। अब उसी दिशा में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। 263 तक ये पहुंच गई है। रविवार को प्रदेश में 3,440 नए केस मिले थे, जबकि 16 की मौत हो गई थी और इसी वजह से अब हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि देश भर में ही कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें से एक राज्य हरियाणा भी है जहां पर बड़ी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गंभीर जिनको परेशानी हो रही है, जो गंभीर रूप से संक्रमित हुए हैं, वो भी लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने ना आए, इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे हरियाणा में, पूरे राज्य में अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसकी जानकारी खुद अनिल विज ने, जो कि हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी दी है और अब पूरे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा तब तक जब तक अगले आदेश जारी नहीं हो जाते। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी है? नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है पूरे प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अनिल विज जो हैं उनके ओर से जो है ये ट्वीट करके जो है जानकारी दी गई कि आज रात 9 बजे से जो है हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, जो कि सुबह 5 बजे तक, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और अब क्योंकि ये जो आदेश दिए गए उनके द्वारा जो बढ़ता जो कोरोना संक्रमण जो है और लगातार जो प्रदेश में पैर पसार रहा है और लगातार जो जिस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के, तो उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला जो है हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया, क्योंकि लगभग 22,000 जो इस 487 इस समय आज की अगर डेट में बात करें तो इतने संक्रमित मरीज जो है प्रदेश में मौजूद हैं। और वहीं जो आज का आंकड़ा है 3818 नए मरीज जो है आज हरियाणा प्रदेश में सामने आए हैं। और वहीं जो सबसे बड़ा जो गुरुग्राम है 1132, जो लंबे समय से सबसे ज्यादा जो संक्रमित जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो सामने आ रहे थे, तो 1132 आज का जो आंकड़ा है वो गुड़गांव का था। तो इस तरह जो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो हरियाणा सरकार की ओर से ये बड़ा और जो बड़ा जो कहें और गंभीर जो फैसला जो है हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया। अब अगर कोई इसकी उल्लंघना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध जो है कानूनी सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और अब कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के जो कार्य को है वो ज्यादा तेजी दी जाएगी, ताकि हरियाणा प्रदेश जो है अन्य राज्यों की तुलना में जो है संक्रमण को जो है रोकथाम की जा सके। जी अभिषेक, क्योंकि लगातार अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 3,000 के आसपास अब मामले आने शुरू हुए, क्या इसी वजह से ये नाइट कर्फ्यू का बड़ा फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 3,000 आज की अगर बात करें तो लगभग 4,000 के करीब जो है आंकड़ा ये पहुंच गया। एक दिन में जो है 3818 जो नए मरीज हैं वो एक दिन में जो सामने आए हैं। और गुरुग्राम में जो है वो 1,000 से ऊपर का आंकड़ा है 1132। तो एक ही जिले में अगर 1,000 से ऊपर का आंकड़ा है तो इसको देखते हुए गंभीर जो विषय बन गया। और लगातार जो अन्य प्रदेशों के हिसाब से देखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, इन राज्यों में जिस तरह संक्रमण ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उसी तरह जो हरियाणा में ये संक्रमण ना बढ़े, लेकिन
एक उसको देखते हुए जो हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया सुबह, जो रात 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और ये एक पूर्ण रूप से कर्फ्यू के तौर पर इसको लागू किया जाएगा। कोई भी जो है बिना किसी कारण के जो है बाहर नहीं जा पाएगा, और जो जरूरी सेवाएं हैं वो जरूर इसमें जो है से बाहर रहेंगी इस कर्फ्यू से। चाहे वो मेडिकल की दुकानें की बात करें या फिर जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो इस तरह के जो जरूरी जो सेवाएं हैं वो इसमें जो है इस कर्फ्यू से बाहर रहेंगी। तो अब ये जरूर कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है ताकि संक्रमण जो है प्रदेश में उस तेजी से ना फैले जो अन्य राज्यों से जिस तरह के आंकड़े सामने जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए अभिषेक, क्योंकि हरियाणा का जिस तरीके से आपने बताया गुरुग्राम में जहां पर 1000 के आसपास जो सक्रिय मामले सामने आए, और इस तरीके से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं फिलहाल हरियाणा में? जी देखिए, बिल्कुल ये गुरुग्राम जो है, जो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, आर्थिक राजधानी हरियाणा की कही जाती है, जिसमें 1132 है। और वही फरीदाबाद की बात करें तो 472 जो नए जो मरीज जो है फरीदाबाद से सामने आए। वहीं सोनीपत से 228 हैं, हिसार से 180, मतलब लगभग अगर बात करें तो जो करनाल है वो भी काफी लंबे समय से जहां पर काफी संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, वहां 327 का जो है आज आंकड़ा आया। तो इस तरह के कई ऐसे जिले हैं जो कि 100, 150 की या 200 की जो संख्या वहां पर सामने आ रही है। पंचकुला 224 है, कुरुक्षेत्र 145 है, यमुनानगर 160 है, सिरसा 127 है, कैथल 124 है। तो ऐसे ही कई जिले भी हैं जहां पर आंकड़ा जो है बिल्कुल नाम मात्र, जैसे चरखी दादरी है वहां 7 है, नूंह में जो है 10 है, जींद में 64 है, महेंद्रगढ़ में 18 है। तो इस तरह के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है ये आंकड़ा 20 या 25 के बीच में सीमित है। लेकिन जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ, और करनाल की, तो यहाँ जो ये आंकड़ा है वो एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। तो इसको देखते हुए अब 3818 जो एक ही दिन में जो लगभग 4000 मरीज जो सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये कड़ा फैसला जो है आज हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए पिछले साल की, क्योंकि जब पिछले साल दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो जो दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं, चाहे वो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है या रोहतक है, सोनीपत है, वहां पर आवाजाही जो है वो कम करने के लिए भी कुछ कदम हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए थे। और अभी भी अगर बात की जाए तो इन्हीं जिलों में कोरोना के मामले जो है वो ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है सरकार के पास? जी बिल्कुल, देखिए पिछले बार की अगर पिछले 2020 की बात करें, जब कोरोना फैला था तो दिल्ली से सटे हुए जो एनसीआर जिले थे, सोनीपत जिला था, गुरुग्राम जिला था, फरीदाबाद जिला था, झज्जर जिला था, इनमें जो दिल्ली से सटे होने के कारण जो, क्योंकि दिल्ली में उस समय कोरोना ब्लास्ट के रूप में देखा जा रहा था, एकदम से बड़ी संख्या में जो मरीज सामने आ रहे थे, और इन्हीं जिलों में जो है इसका प्रभाव कोरोना का ज्यादा देखा जा रहा था। तो अब उस समय जो है सीमाएं सील कर दी गई थी, लेकिन इस तरह का अभी कोई इसका फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर जो नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया है। अब इसके बाद जो है अगर इसमें संक्रमण में इस तरह मरीज की संख्याओं में अगर कमी आती है तो इसको लागू रखा जाएगा, और अगर ये फिर भी इजाफा इसमें होता है तो और फिर दोबारा से जो है हरियाणा सरकार या कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो गृह विभाग की ओर से एक कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस तरह का जो इससे पहले फैसला लिया गया था पिछले साल 2020 में, उस तरह के फैसले जरूर लागू कहीं ना कहीं किए जा सकते हैं। और अभिषेक, अगर बात की जाए कोरोना जांच और वैक्सीनेशन को लेकर के फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जो अप्रैल का महीना जो है उसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है ये 35 लाख वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य जो है रखा गया है कि अब जब से शुरुआत हुई है कोरोना वैक्सीन की प्रदेश में जनता को देने की, तो अप्रैल महीने तक जो 35 लाख का आंकड़ा जो है वो छूने की मुहिम जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई गई है। और इस समय जो है 20 से 25 लाख का जो आंकड़ा है वो लगभग जो अचीव भी कर लिया गया है, और 35 लाख का जो है वो अब ये अप्रैल तक की जो स्वास्थ्य विभाग ने अपना लक्ष्य रखा है। तो कोरोना वैक्सीन जो है जरूर शहरी और ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दी गई और बड़ी मुहिम के तौर पे इसको लागू किया गया। और 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जनता है, उनको जो है कोरोना वैक्सीन का जो है मुहिम जो है चलाई जा रही है, और उसी के तहत जो लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। अब नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में लगा दिया गया है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान कभी भी किया जा सकता है, इस बारे में सरकार संकेत दे रही है। और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ये बताया है कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को देखते हुए जल्द ही लॉकडाउन लगाया जाएगा और उसकी तैयारी अभी की जा रही है। लॉकडाउन पर अंतिम फैसला राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लेंगे और लॉकडाउन में गरीबों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। राजेश टोपे ने यह बताया है कि 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम हैं वो भी आगे बढ़ाए गए हैं और वहीं राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर के राजनीतिक घमासान भी चल रहा है। विपक्ष राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध कर रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार के बीच लॉकडाउन की तलवार लटकी है। प्रदेश में कोविड के मामलों से जुड़ी टास्क फोर्स ने कम से कम 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की अपील की है, जिस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फैसला लेना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब तो 60,000 को भी ये आंकड़ा पार कर गया है और राज्य के कई हिस्सों में बेड्स की कमी, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन को लेकर के भी दिक्कतें सामने आ रही हैं और हर दिन केस बढ़ रहे हैं। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि लगातार लॉकडाउन को लेकर के बातचीत चल रही है, सरकार की तरफ से मंथन का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। बिगड़ते महाराष्ट्र के हालात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, महसूल मंत्री बाला साहब थोराट और कैबिनेट मंत्री असलम शेख के साथ में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए। ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो बैठक हुई थी, कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के पक्ष में है। वहीं राजेश टोपे की माने तो 8 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन से हालात में थोड़े सुधार आएंगे, जबकि अन्य लोगों की माने तो लगभग 14 से 15 दिन के लॉकडाउन लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच में हितेंद्र 10वीं और 12वीं के जो बच्चों के एग्जाम थे उसे लेकर के वर्षा गायकवाड़ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा हुई और जो एग्जाम थे उसके डेट आगे बढ़ाए गए हैं। मई महीने के आखिरी में जो है 12वीं के एग्जाम, जबकि जून महीने के फर्स्ट वीक में 10वीं के एग्जाम कराए जाएंगे। बढ़ते संक्रमण और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो कहीं से कम नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए तमाम वो कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी हितेंद्र। जी मुरारी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैक्सीन पर जोर देने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है कई जगहों पर। जी हितेंद्र, मुंबई के कई इलाकों में हमने भी आज देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर में लंबी कतार लगी थी, लंबी भीड़ थी। कई वैक्सीनेशन सेंटर थे वो बंद पड़े हुए थे, उनके पास वैक्सीन नहीं है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है और ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, और दूसरी तरफ टीकाकरण अभियान भले ही काफी तेजी से चलाया जा रहा हो, अब तक महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका हो, लेकिन अभी भी टीकाकरण के लिए जो है कई जगह पर जो है कि काफी भीड़ देखी जा रही है, जबकि कई जगह पे जो सेंटर है वो बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से टीका अभियान को और तेज किया जाएगा, जितना जल्द लोगों तक टीका अभियान किया जाएगा उतना जल्द ही हालात जो है वो सुधार में आ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से 63,000 का मामला महाराष्ट्र में आया हुआ है, 350 के आसपास 24 घंटे में मरे हैं, ऐसे में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। जी मुरारी, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी को लेकर के पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो बार बार बैठकें कर रहे हैं, कभी टास्क फोर्स से, कभी विपक्षी दलों के साथ, कभी अपने ही मंत्रियों के साथ। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कभी 15 दिन का, कभी 8 दिन का, अभी तक क्यों कोई नतीजे पर ये चर्चाएं जो है वो नहीं पहुंच पा रही? देखिए हितेंद्र, तो कह पाना काफी मुश्किल होगा कि आखिर सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ है, वही जिस तरीके से प्रवासी मजदूर है या कह सकते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, ऐसे तमाम लोगों की जो समस्याएं सामने आ रही है, इसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार काफी मंथन कर रही है कि आखिर इन सब समस्याओं के समाधान के साथ लॉकडाउन कैसे लगाया जाए, इनका पालन कैसे कराया जाए। क्योंकि लोकल ट्रेन है, एक्सप्रेस की ट्रेन है, बीएसटी की बसें हैं,
दादर के भाजी मार्केट है, वासी के मार्केट है, तो तमाम जो हॉट स्पॉट बनते हुए जा रहे हैं, जो लगातार कोरोना संक्रमण के चैन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे कैसे रोका जाए, अगर इसे रोका जाता है तो इसके लिए क्या कुछ रास्ते निकाले जाए, तो तमाम मंथन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक परिणाम कोई नहीं आया है। और इस मंथन को लेकर के कह सकते हैं कि लोगों में एक दहशत का माहौल है, और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन सहित रोडों पर अब दिहाड़ी मजदूरी और पलायन करते लोग दिख रहे हैं। हितेंद्र जी मुरारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं और सरकार साफ तौर पर संकेत देती हुई दिखाई दे रही है कि लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सकता है। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लगातार बने हुए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की थी ब्रेक से पहले, जो बाजार हैं, जो मुख्य मार्केट्स हैं, वहां पर किसी न कहीं ना कहीं जो लोगों में एक भीड़ जो वहां पर देखने को मिलती है, उनमें कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से अब कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और ये लापरवाही लॉकडाउन की तरफ धकेल रही है शहर को। जी हितेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा। दादर मार्केट की आज सुबह की अगर भीड़ के ऊपर नजर डाला जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर खरीदारी कर रहे थे। दुकानदार से लेकर ग्राहक तक के जो थे वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाए हुए थे। तो बढ़ावा जो चैन का है संक्रमण के, वो लगातार बढ़ रहा है और यही एक वजह मानी जा रही, चाहे वो दादर मार्केट हो, बोरीवली मार्केट हो, वासी मार्केट हो, जी या फिर जिस तरीके से BST की बसें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, सार्वजनिक जगह है। और जहां तक कह सकते हैं कि आम जनता की लापरवाही है, सरकार के साथ साथ आम जनता भी पूरी तरह से लापरवाही बरती है और इसी का खामियाजा कह सकते हैं कि लॉकडाउन के रूप में भुगतना पड़ सकता है। हितेंद्र
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बार बार पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी लोग इतने बेखौफ, इतने बेपरवाह क्यों नजर आ रहे हैं और क्यों प्रशासन की तरफ से वहां पर इस तरीके की कोई तैयारी नहीं की जाती, क्यों वहां पर उन लोगों को समझाइश नहीं दी जाती? देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से जब से उन्हें कमान सौंपी गई है लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए, तब से नाके चौराहे पर लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस किए जा रहे हैं। लगातार पुलिस गश्त कर रही है, भीड़ भाड़ की जगह को खाली कराया जा रहा है। जिस दुकान पर जो भीड़ है वहां पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये डर सिर्फ पुलिस जब तक है तब तक रहती है। पुलिस के जाते ही पूरे इलाके में फिर उसी तरह से चहल पहल शुरू हो जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कड़क नियम लगाए जाते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, अगर किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो व्यापारी हो, दुकानदार हो, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो नाराजगी व्यक्त करते हैं। ऐसे में तमाम समस्याएं पुलिस के सामने भी है, जबकि बृहन मुंबई महानगर पालिका इन दिनों कोविड सेंटर को तैयार करने में और वैक्सीनेशन में लगी हुई है। भले से उनके कुछ कर्मचारी जो है कि रोडों पर लोगों को मास्क और बीएमसी के नियमों का पालन कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में अगर सख्त नियम नहीं लगाए गए और सही समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर सामने आकर सही पक्ष या लॉकडाउन की सही बातें सामने नहीं रखते हैं तो 2-4 दिन में रेलवे स्टेशन सहित रोडों पर मजदूरों की और आम जो जनजीवन जीने वाले लोग है उनकी भीड़ देखी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के कंफ्यूजन में असमंजस बना हुआ है, उसे लेकर के लोगों में डर है और यही वजह है कि अब लोग पलायन करते हुए भी दिख रहे हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन को लेकर के, लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाता है, जिस तरीके से जो विपक्ष की तरफ से आशंका जाहिर की गई है कि लोग गुस्से में बाहर निकलेंगे, अब की बार लॉकडाउन का पालन नहीं कर सकते लोग, तो इस तरीके की अगर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं पहले ही, और अगर ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि अभी भी अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं करवा पा रही है मुंबई पुलिस या फिर प्रशासन, तो फिर किस तरीके से संभाला जाएगा इन लोगों को? देखिए हितेंद्र, पिछले साल की तस्वीर जो है किसी से छुपी नहीं हुई है। वो तस्वीर देखे गए थे कि मुंबई गुजरात हाईवे हो या मुंबई पुणे हाईवे हो या मुंबई नासिक हाईवे हो, लोगों की भीड़ वाहनों में और पैदल चलकर जाते हुए देखी गई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, खाने से लेकर पीने के पानी तक लोग मोहताज हुए थे। और जिस तरीके की हालात बन रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि 1 साल की पहले की जो तस्वीर है वो दोबारा देखने के लिए मिलेगी। अगर हितेंद्र ऐसा हुआ तो हालात और खराब होंगे, क्योंकि जो समाज सेवक थे वे पूरी तरह से लॉकडाउन में टूट चुके हैं। लोगों की सेवा करते हुए कुछ समाज सेवकों से हमारी बात होती है कि आखिर इनका मदद कैसे होगा, तो उनका कहना था कि हमने एक टाइम तो मदद किया, हमारे पास नहीं है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो स्थिति काफी भयंकर होगी, जिसे सुधार पाना महाराष्ट्र सरकार सहित केंद्र सरकार को भी भारी पड़ेगा। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कोरोना से जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसी को लेकर के महाराष्ट्र में मंथन चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, तो कोरोना संक्रमण के बीच 14 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है। चांद की तस्दीक होने के बाद पहला रोजा भी रखा जाएगा और इसके मद्देनजर मरकज को 1 महीने के लिए खोलने की मांग की गई है। इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है और इस अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस मरकज जाकर के इंस्पेक्शन को देखेगी, वहां पर देखा जाएगा सभी हालातों को कि किन किन हालातों और शर्तों के साथ मरकज को आम लोगों के लिए खोला जा सकता है और 5 वक्त के लिए होने वाले नमाज में कितने लोगों को मरकज जाने की इजाज़त दी जा सकती है। इसको लेकर के पुलिस अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को देगी और दिल्ली पुलिस को ये रिपोर्ट कल हाईकोर्ट को देनी है और हाईकोर्ट दोबारा से कल इस मामले में सुनवाई करेगा और इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को ये बताना होगा कि मरकज में कितने लोगों को नमाज अदा करने के लिए इजाज़त दी जा सकती है। 1 महीना चलने वाले रोज़ों के बाद मरकज आगे भी खुलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर के भी कोर्ट फिर बाद में सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस दौरान मरकज में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा विवरण कोर्ट में मरकज के प्रशासन को जमा कराना होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करवाना होगा। कोर्ट ने मरकज में CCTV कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से रोजे के दौरान मरकज को खोलने पर कोर्ट में कोई ऐतराज दाखिल नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मरकज को खोलने के बाद कोरोना से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल का पालन करवाना अनिवार्य होगा। इससे पहले
शब बारात के दौरान भी एक दिन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने मरकज को खोलने के आदेश दिए थे और पिछले साल ही मरकज को उस वक्त सील कर दिया गया था जब बड़ी संख्या में कोरोना के मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों में पाए गए थे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है मरकज को खोलने के लिए जो अर्जी लगाई गई है उसके बारे में, जो आदेश दिल्ली पुलिस को दिया गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ जानकारी? शब्बे रात और नवरात्रे के लिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ कहीं ना कहीं सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। मगर जिस तरीके से बात करें नवरात्रे को लेकर, नवरात्रे पर भी कहीं ना कहीं मंदिरों को बंद कर दिया गया। मगर हाँ, कालका जी मंदिर जरूर खुलेगा क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे। मगर बात करें झंडे वाले मंदिर की, वो जरूर बंद रहेगा। मगर श्रद्धालुओं के लिए जरूर आस्था के कहीं ना कहीं मंदिर जरूर कुछ हद तक खुलेंगे, मगर कुछ हद तक अंदर पब्लिक जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि बड़े मंदिरों के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। बात करें शब्बे रात की, तो शब्बे रात के लिए भी मरकज की बात करें तो मरकज के लिए भी कहीं ना कहीं नियम बनाए गए हैं, यहाँ तक कि उनको शोल जरूर दिए गए हैं। मगर देखना होगा कि जो गाइडलाइन बनाई गई है वो उसका कितना पालन किया जाता है, क्योंकि पहले एक साल पहले जो मरकज के अंदर देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर चौंकाने वाली थी। मगर अब देखना होगा सरकार की गाइडलाइन किस हद तक काम करती है। मगर जिस तरीके से लगातार देश के अंदर पूरी कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, उसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई को संभालने के लिए सरकारों को मिलकर काम करना होगा। मगर बात करें जिसके दिल्ली की, दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 11,000 से ज्यादा के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जी, लेकिन रमजान को लेकर के जिस तरीके से रमजान का महीना 1 महीने तक चलता है और 1 महीने में कितने दिन मरकज को खोला जाना है, इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जब इंस्पेक्शन के लिए वहां टीम गई होगी तो क्या कुछ जानकारी है मरकज में किस तरीके की स्थिति, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए बिल्कुल इस तरीके से बात करें मार्केट की, तो मार्केट के अंदर बिल्कुल इंतजाम किए जाएंगे। हर तरीके से मेंटेन करना होगा। यहाँ तक कि जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार उसको मार्केट को अपनी निगाहों में रखेगी, यानी कि हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे दिक्कतें हो। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन करने की बात की जा रही है तो गाइडलाइन का पालन जरूर करवाया जाएगा। इसके अंदर सिविल डिफेंस के जवान भी होंगे, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के सख्ती से पालन भी करवाया जाएगा। मगर देखने को होगा कि शब्बे रात के लिए किस तरीके से पालन किया जा रहा है, या फिर कहीं नवरात्र के लिए कहीं ना कहीं जो पालन करना होगा बाजारों के अंदर, मंदिरों के अंदर, वो किस तरीके से किया जाएगा। मगर गाइडलाइन जरूर बना दी गई है। यहाँ तक कि जो बेडों का अभाव हो रहा है अस्पतालों के अंदर, उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि बेडों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाया जाए। मगर दिल्ली सरकार भी लगातार इसके अंदर कदम उठाती नजर आ रही है। यहाँ तक कि 3,000 बेड और बनवाए गए हैं। मगर देखना होगा क्या बेडों का अभाव कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम ना पड़े अस्पतालों के अंदर। मगर जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर लगातार सरकारें जागरूक है और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक कर रही है कि 45 साल से ऊपर के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आए और वैक्सीन का टीकाकरण लगवाए। जी राजीव, अगर इससे पहले बात की जाए, क्योंकि कोरोना के मामले कम आ रहे थे और ऐसे में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए थे, लेकिन तबलीगी जमात का जब से मामला सामने आया तब से ही मरकज को बंद किया गया है और अब एक बार फिर से ये मांग की जा रही है कि मरकज को रमजान के महीने में खोला जाए। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब मरकज को खोले जाने की इजाजत मिल जाएगी? देखिए जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अंदर स्थिति बढ़ रही है उसके साथ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ती हुई को संभालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। बात करें तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात से कहीं ना कहीं पहले जो स्थिति बिगड़ी थी वो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर कंट्रोल करने की जरूरत है। मगर अभी की बात करें तो आज कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों के अंदर बेड बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तक की वैक्सीन भी उपलब्ध हो चुकी है, वैक्सीन का डोज जो है वो लगातार दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही थोड़ी बहुत देखने को मिली है जिसकी वजह से आंकड़े जरूर बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें, सख्ती जरूर बरतनी होगी, चाहे वो तबलीगी जमात के अंदर हो या फिर कहे मंदिरों के अंदर हो। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत होगी। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, क्योंकि जानकारी के अनुसार अभी तक इस पूरे मामले में ऐतराज अपनी तरफ से जाहिर नहीं किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या कुछ वजह मानी जा रही है? क्या मरकज को खोलने पर सहमति दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में? देखिए बिल्कुल
होता है। इस तरीके से बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों के लिए कहीं ना कहीं सख्ती जरूर दी गई है, यहाँ तक कि गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। मगर बात करें कुछ मंदिरों को जरूर बंद कर दिया गया, छोटे मंदिरों को भी बंद कर दिया गया, मगर जिस तरीके से बड़े मंदिर जैसे दिल्ली का जो कालका जी मंदिर है उसके अंदर जरूर खोलने की परमिशन दी गई है, मगर ज्यादा संख्या के अंदर श्रद्धालु जो है वो अंदर नहीं आ सकते हैं। और सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस दोनों ही मौजूद रहेगा, और यहाँ तक कि मंदिर प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे। और लगातार कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बनी रहे, मगर मंदिरों के अंदर प्रसाद ले जाने की शायद अनुमति नहीं दी जाएगी। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि अभी किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए हो, मंदिरों के अंदर सख्ती बरतने के लिए हो, या फिर आज के कह सकते हैं तबलीगी जमात के बीच में कह सकते हैं सख्ती बरतने की बात हो। मगर लगातार दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उसका साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच त्यौहार भी हैं, और त्योहारों को देखते हुए रमजान के महीने को खासतौर पर देखते हुए मरकज को खोलने की मांग की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और आज शाही स्नान का दिन है। अखाड़े ने तय समय पर शाही स्नान किया सभी अखाड़ों ने, लेकिन जब बड़ा अखाड़ा उदासीन की बारी आई तो थोड़ी देरी हुई, जिससे संत बीच सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। संतों के सड़क पर बैठने से मेला प्रशासन के हाथ पांव वहां पर फूल गए। सभी अखाड़ों के स्नान के लिए क्रम निर्धारित किया गया था और अपने समय के अनुसार बड़ा अखाड़ा उदासीन के संत भी छावनी से हर की पैड़ी के लिए निकले थे, लेकिन हर की पैड़ी पर पहले से ही बैरागी अखाड़े के संत स्नान कर रहे थे और टकराव से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों को रास्ते में ही रोका गया और इससे नाराज संत सड़क पर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर शाही स्नान के दौरान किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तबीयत भी अचानक से बिगड़ गई। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हालांकि श्रद्धालु उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने के बाद काफी खुशी जाहिर की। अनुभव ये रहा कि बहुत कम लोग आ रहे हैं इस समय। ट्रेनें वाहन कम चल रही है कोविड के चलते, और हर जगह देख रहे हैं कि हरिद्वार में चेकिंग हो रही है। बिना चेकिंग के एक भी लोगों को अंदर आने दिया नहीं जा रहा है। तो सुरक्षा और कोविड के प्रति बहुत ही जागरूक किया हुआ है। तो हरियाणा सरकार और यहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी व्यवस्था की है। और यहाँ जो भी भक्तगण आ रहे हैं दर्शन करके सकुशल वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। डर तो घर चलते समय था कि कोविड में जा रहे हैं कहीं कुछ ना हो, लेकिन यहाँ आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था भी सरकार का ठीक है। हम लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान हो गए आज के? हाँ, स्नान हो गया जी, बहुत अच्छा स्नान होया। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, बिल्कुल आराम से स्नान होया। यहाँ कोई तकलीफ नहीं किसी प्रकार की। और आप लोग जिस तरीके से कोरोना की भी हाँ मारामारी है जी, उससे बचने के लिए। हाँ जी, क्या डर भी लग रहा था? हाँ, थोड़ा भय भी है जी। एक दूसरे से मतलब दूरी बनाकर रखनी चाहिए इंसान को। ये बीमारी एक ऐसी है जी कहाँ से कहाँ लग जाती है इंसान को। सभी लोगों ने मास्क वगैरह? हाँ जी, मास्क वगैरह पहनो, अपनी सुरक्षा रखो, अपने शरीर को बचाओ रखो जी। जय गंगा मैया। मैं स्नान करने के उद्देश्य से, कुंभ लाभ लेने के उद्देश्य से, डर तो मुझे वहाँ से ही थी कि कोरोना है, ये सब है आने जाने में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकार की यहाँ की व्यवस्था देखकर और अपने आप में सुधार करके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हम लोग अपने मास्क को पूरे लगा के रखें और हाथ को सफाई में रखें, तो हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। और सरकार का जिस तरह यहाँ पर व्यवस्था है, सरकार का हर जगह जो अफसर हैं, जो उनके ये लोग भी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ के व्यवस्था प्रशंसनीय है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है।
यहाँ स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और यहाँ स्नान करने के बाद लग रहा है शरीर में एक नया ऊर्जा आ गया और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उसे बता नहीं सकती। आ करके बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब आए थे, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना भी चल रहा है जी, तो क्या उसका एक डर भी था दिमाग में? हाँ, थोड़ा तो डर था, लेकिन एक श्रद्धा विश्वास भी है और मन में उसके प्रति भी भावनाएं लेकर के चली हूँ कि चलो यहाँ आकर के दर्शन करूँ और सारे पूरे विश्व के बारे में जो इस महामारी फैला है उसके बारे में कुछ प्रार्थना करूँ, ताकि ये सब जितनी भी महामारी है वो सब से हम लोगों को छुटकारा मिल सके, उनसे निजात पा सकूँ और सारे लोगों का कल्याण हो सके, विश्व का कल्याण हो। जी। अश्वमेघे सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम, अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ एवं 1,00,000 बार इस पूरी भूमि की परिक्रमा करने पर जो पुण्य अर्जित होता है वो इस कुंभ के स्नान में होता है। ऐसी भावना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पितरों को जलांजलि, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने के लिए इस पवित्र स्थल हर की अर्चना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अर्चना, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से क्रम तय किया गया था अखाड़ों के लिए उस क्रम में कहीं ना कहीं देरी हुई और इसी वजह से बड़ा उदासीन जो अखाड़ा है उसके संतों में नाराजगी देखने को मिली? जी हितेंद्र, आपको बताना चाहूंगी आज कुंभ 2021 का दूसरा, यहाँ पे 13 अखाड़ों का स्नान था, जिसमें से एक किन्नर अखाड़ा भी स्नान किया। सभी को देखते हुए, सारे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ी सी देरी होने के कारण बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत नाराज हो गए। जी हितेंद्र जी, इसके अलावा अगर बात की जाए महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं, वो भी, उनकी भी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, क्या कुछ जानकारी उनके बारे में अभी? जी हितेंद्र, आपको बताना चाहूंगी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तबीयत अचानक गर्मी के कारण खराब हुई, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है। जी हितेंद्र जी, इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, हालांकि जैसी उम्मीद थी उतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचे, लेकिन क्या कुछ कहते हुए नजर आए, किस तरीके से वो व्यवस्थाओं को देख करके क्या कुछ उन्होंने कहा? हितेंद्र, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ श्रद्धालु बहुत खुश हैं। खुश देखे, जैसे आप देख भी रहे होंगे स्नान करते हुए, जो 72 और अन्य घाट थे उस पे सारे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ ये कुंभ का दूसरा। जी अर्चना, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो गंगा में आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक क्रम जो तैयार किया जाता है, जो जिस तरीके से अखाड़ों को स्नान के लिए जो समय दिया जाता है उसमें देरी हुई और इसी वजह से बड़ा अखाड़ा उदासीन के संत जो है वो नाराज भी नजर आए। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई शाही स्नान के बाद, और इससे पहले भी एक महंत नरेंद्र गिरी हैं, उनको भी उनकी भी तबीयत में कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट जो है उसकी खबर सामने आई थी। उन्होंने शाही स्नान में भी शिरकत नहीं की है, लेकिन इस तरीके की जो तमाम खबरें हैं वो शाही स्नान के दिन भी महाकुंभ से सामने आई हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जैसे आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में अभियान चलाया जाता है, वैसे ही अब ऑपरेशन ऑल आउट नक्सलियों के खिलाफ भी चलाया जाएगा। नक्सलियों का सफाया करने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट भी तैयार कर ली है। ये नक्सली कमांडर्स छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने यह बताया कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक लिस्ट में हिडमा का भी नाम है, जो कि बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी के खिलाफ हमले में शामिल था और इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, पीएलजीए बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में 10 बेहद खतरनाक महिला नक्सल कमांडर्स भी शामिल हैं। महिला नक्सली नागमणि, भीम, सुजाता, जयमिती और रीना भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन 1 ने ही बीजापुर में सुरक्षा बलों पर हमला किया था और ऐसा माना जा रहा है कि हमले की प्लानिंग हिडमा ने ही बनाई थी और वो अपने साथियों के साथ हमले वाली जगह पर मौजूद था।
आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक बातचीत उनसे करेंगे इस मसले पर। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए जो नक्सली हमलों की खबर सामने आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य फिलहाल छत्तीसगढ़ ही दिखाई दे रहा है। हालांकि कई राज्यों में नक्सली जो है वो फिलहाल सक्रिय बताए जा रहे हैं और वहीं पर अब ये अभियान जो जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है ऑपरेशन ऑल आउट, कुछ वैसे ही अभियान चलाने की तैयारी में है केंद्र और राज्य की सरकारें। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जरूरी हो गया है जी। जिस तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है और सुरक्षा बलों को घेर कर मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकारों पर और कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। और जब सुरक्षा बल ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? हितेंद्र जी, ये सोचने की बात है। हमारे दर्शक भी समझते हैं कि जो नक्सल समस्या है कोई आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है और उसका निराकरण इतने समय बाद भी न होना कहीं न कहीं एक बहुत चिंता की बात है। और सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकारें क्या कर रही हैं। आए दिन सुरक्षा बल शहीद हो रहे हैं, वहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो सरकारें क्या एक्शन दे? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं? ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी जिस तरीके से नक्सलवाद अपने पैर पसार रहा है और बढ़ रहा है, वो एक चिंता का विषय है। और राज्य सरकारें के पास जो साधन होते हैं वो सीमित संसाधन होते हैं, तो वो इतने प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जबकि केंद्र को पहल करनी चाहिए और केंद्र को आगे आकर इस तरह के जो प्रभावित राज्य हैं वहां पर बिल्कुल ठीक आपने कहा कि भी जिस तरह J&K में ऑल आउट जो ऑपरेशन चल रहा है वो चलाना चाहिए, जिससे कि उस क्षेत्र की उन्नति हो सके। आप देखेंगे कि वहाँ जो विकास योजनाएं हैं वो दम तोड़ देती, वहाँ सड़क नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल सकते, तो वहाँ जो लोग रहते हैं, जो निवासी हैं, भी उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? इसका मतलब है कि सरकारों ने उन्हें नक्सलियों के भरोसे छोड़ दिया, उनके रहमो कर्म पर वो अगर लोग जिंदा हैं तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और एक शर्म की बात भी होना चाहिए कि इतने लंबे समय बाद भी हम उस समस्या का कोई निराकरण नहीं कर पाए। ये बात अलग है कि राजनीति और राजनीतिक लोग भी उससे अछूते नहीं रहे। आपने देखा होगा कि पीछे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर इस तरीके के हमले में मारे गए थे और उसके बाद भी समस्या का जस का तस रहना और विकराल रूप धारण कर लेना। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, वजह क्या समझी जाए? क्या लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है या फिर बार बार जाकर के नक्सलियों के ऊपर जिस तरीके से हमले, नक्सलियों को भी मारा जा रहा है अलग अलग जगहों पर जाकर के, तो क्या इस वजह से अब नक्सली एक बार फिर से इस वजह से ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार एक तरफ सख्ती करती है और जो भी सुरक्षा बल हैं वो अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि नक्सली भी अपने आप को मजबूत करते हैं और घेराबंदी करते हैं सुरक्षा बलों की, और उसी का परिणाम है कि भारी संख्या में सुरक्षा बल की जान जाती है। तो देखिए, एक डायलॉग भी एक रास्ता है, सरकारों को उस डायलॉग के ऊपर भी बात करनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि एक सुरक्षा कर्मी को डायलॉग के थ्रू, बीच विचार के थ्रू भी वहां से वापस लाया गया, तो हम अगर बातचीत के वो चैनल खुले रखें, जिन चैनलों से हमने जो सुरक्षा कर्मी को वापस लाए हैं उनके चंगुल से, तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है और शांति बहाली का जो प्रयास है वो सार्थक हो सकता है। क्यों? जो भी नक्सली हैं, देखिए वहां की अपनी समस्याएं हैं। आप देखेंगे आदिवासी इलाके में जमीनें अधिकृत कर ली गई और पूंजीपतियों ने, इंडस्ट्रियलिस्टों जमीनों पर खनन हुआ और वहां जो जमीन का मालिक था उसको नौकरी भी नहीं दी गई। मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है, लोगों से मेरी बात हुई है, हितेंद्र, मैं गया हूँ, हमारे एक और मित्र हैं वो
वहां जाते रहते हैं और जो आदिवासियों के बीच में कार्य करते हैं, तो बताते हैं हालात क्या है कि जो वन में से बीन के आदिवासी जो एक साप्ताहिक बाजार होते हैं उसमें लाके बेचता है और अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करता है। वहां उससे 10 या 20 रुपए मांगे जाते हैं सिर्फ वहां बैठ के जो वन उत्पाद है उनको बेचने के। ये हकीकत है वहां की। तो क्या होगा? वो व्यक्ति एक्चुअल में जो मेहनत करके कमा के खाना चाहता है, नक्सली नहीं बनना चाहता, हथियार नहीं उठाना चाहता, जब व्यवस्था उसका इस तरह से शोषण करेगी तो क्या होगा? कानून के प्रति जो विश्वास है वो कमजोर होगा। तो क्या जो अब ऑपरेशन चलाने की बात कही जा रही है, ये और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा नहीं दे देगा कहीं ना कहीं? ऐसा उम्मीद नहीं लगती आपको? देखिए, होना चाहिए भी, सरकार हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, लेकिन बिल्कुल आप ये सोचें कि भी सुरक्षा बलों की जीत होगी या हम नक्सलियों को समाप्त कर देंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को भी उठाना पड़ सकता है और कई बार जो नक्सली हैं वो बाहर ही पड़ सकते हैं। तो जो बातचीत का चैनल है, मेरी नजर में वो एक अच्छा चैनल है। बातचीत करनी चाहिए और टेबल टॉक से कहीं ना कहीं समस्या का समाधान, जो हमारे भटके हुए भूले हुए नौजवान हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको समझाया जाए और मेन स्ट्रीम में, कहीं जो मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। असल में आरबी उपाध्याय जी, जो बीजापुर में जो हमला हुआ सीआरपीएफ के जवानों पर, उसके बाद एक चिट्ठी नक्सलियों की तरफ से सामने आई थी और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि एक सुरक्षा बल का जो जवान है वो हमारे कब्जे में है। उसमें जो पूरा, अगर मैंने पत्र पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, उसमें जो बातें लिखी गई थी वो तमाम वही बातें थी जो भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी दल बोलते हैं, और वही भाषा का इस्तेमाल वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार, उसके खिलाफ भी वो सेम बातें, दोनों सरकारों के खिलाफ उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हमने हमला नहीं किया है, बल्कि आत्मरक्षा में ये हमला हमें करना पड़ा, ये गोलियां हमें चलानी पड़ी, हमारे दुश्मन सुरक्षा बलों के जवान नहीं हैं। तो अगर उस पूरी भाषा को समझा जाए, उनकी पूरी बातों को समझा जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक दबाव की जो कार्रवाई है उन पर की जा रही है। और उसकी वजह से, क्योंकि नक्सलियों की पहचान हथियार उठाने से है, और जब उनका नाम भी हथियार उठाने से है, उनका काम भी हथियार चलाना बन गया है, तो उन्होंने इस तरीके से हमला किया। इसको इस तरीके से भी समझ करके, और जो आप कह रहे हैं बार बार कि बातचीत का एक चैनल सरकार को लेकर के आना चाहिए सामने, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, तो क्या इस चीज का समाधान करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी तैयारी नहीं की जा रही या नहीं की जानी चाहिए कि बातचीत से समाधान कर लिया जाए? देखिए, हो सकता है कि सरकार अपने लेवल पर कहीं बातचीत का चैनल जारी रखे हुए हो और पब्लिक डोमेन में उसको नहीं लाया जा रहा हो, क्योंकि सरकारों की प्राथमिकता होती है लॉ एंड ऑर्डर, और सरकार चाहती है कि जो भी बंदूक उठा रहे हैं या जो रास्ता भटक चुके हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इस बारे में, लेकिन जब तक अवगत नहीं कराया जाएगा तब तक कोई कैसे जान सकेगा कि भी वो चैनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और देखिए, चैनल काम करने की यतेंद्र आपने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि भी सुरक्षा बल के जवान को उसी चैनल के थ्रू छुड़ाया गया ना, सख्ती से तो नहीं छुड़ाया गया। अगर इतनी ताकत थी सुरक्षा बलों में तो अपने साथी को छुड़ा के ले आते, यानी कहीं संभव नहीं था जब उस चैनल को प्रयोग में लाया गया। बिल्कुल। तो उस चैनल को और भी आगे बढ़कर प्रयोग में लाया जा सकता है। जो लोग थे जिन्होंने पहल की और जिन्होंने वहां जाके इस जो अंजाम दिया इस कार्रवाई को और सुखद परिणति देखने को मिली, तो उस चैनल को भी यूज किया जा सकता है जो चैनल आप यूज कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन दबाव बनाना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जिससे सामने वाला निरंकुश ना हो जाए, वो ये ना समझने लगे कि भी सरकारें घुटना टेक रही हैं। और दूसरा, जो आपने कहा कि भी बीजेपी के खिलाफ या वहां पर जो कांग्रेस की बघेल सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है, तो देखिए वो गुस्सा सरकारों के खिलाफ नहीं, एक व्यवस्था के खिलाफ है। भाई सत्ता में जो भी होगा, जो व्यवस्था को चला रहा है, आक्रोश उसके खिलाफ ही होगा ना। पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। वहां कोई और पार्टी होगी तब भी व्यवस्था से उन्हें मुखालफत करनी है, व्यवस्था से अपने आप को एडजस्ट करना है, तो वो उसी जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसी के ऊपर बात आएगी।
तो हम इसको पर्सनल न लेके एक विस्तृत परिदृश्य में जाकर देखें और विस्तृत परिदृश्य में सोचें तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान न हो। लेकिन आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, बहुत सारे नक्सली कमांडर्स, बहुत सारे नक्सली जो मुख्य धारा में शामिल भी हुए हैं, कहीं उसी की वजह तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में अब बौखलाहट की वजह से इस तरीके से हमला कर रहे हैं नक्सली? देखिए, कोई भी नक्सली है या दूसरा जो भी अवांछित तत्व है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और अपना वजूद बचाने के लिए आपने देखा होगा जब सख्ती हुई, ये सब हुआ तो उन्होंने कार्रवाई की और कारगर कार्रवाई की। इसमें हमारे इतने जवान उन्होंने शहीद कर दिए। तो स्वाभाविक है कि जब दबाव बढ़ता है तो उस तरह के डू एंड डाई की जहां अस्तित्व का प्रश्न आ जाता है तो वो लोग अपने आप को ये शो करने की कोशिश करते हैं कि भी सरकार जो सोच रही है हम उतने कमजोर नहीं है, सरकार हमें नहीं दबा सकती, या बल प्रयोग करके उन्होंने कहा ना कि हमें सुरक्षा बलों के खिलाफ नहीं, यानी भी सुरक्षा बल के जवान को शहीद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुरक्षा बल के हमारे भाई हैं उनके खिलाफ नहीं, भी उसके खिलाफ आप नहीं है। तो आपने इतना जब बड़ा जो कदम उठाया वो क्यों उठाया? वो किसी नेता के बेटा नहीं थे, वो किसी पूंजीपति के बेटा नहीं थे, वो उसी आम आदमी के बच्चे थे जो अपने दायित्व के लिए और वहां मैदान में है और अपने प्राणों को निछावर कर रहे हैं। अगर आपका व्यवस्था से खिलाफ अगर आप में रोष है, आप में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष है, तो आप उन बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं जो कि उन्हीं परिवारों से, किसान परिवार से, मजदूर परिवार से हैं। वो किसी पूंजीपति के बेटे नहीं है और जुर्म कर रहा है या जमीनों पर कब्जा कर रहा है या संसाधनों का दोहन कर रहा है, तो वो अलग वर्ग है। उस वर्ग के खिलाफ मैं मानता हूं कि एक आम आदमी में भी गुस्सा। आप देखेंगे किसान आंदोलन भी उसी तरह पर कहीं न कहीं बिल्कुल कि भी पूंजीपति हैं, उनको हमारी जमीन दे दी जाएगी और हमारी जमीन हड़प ली जाएगी। जबकि छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा कि खनन के नाम पर जमीनें हड़पी गई हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। बिल्कुल खनन वहां पर हो रहा है और वहां जो एक नदी बहती है, देखिए वहां का जो आदिवासी समुदाय है वो उस पानी को प्रयोग में लाता है, पीता है। वो पानी भी वहां पर हितेंद्र दूषित हो चुका है। खनन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उससे उस नदी का पानी दूषित है और जो आदिवासी लोग हैं उसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और उससे वो बीमार भी हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आरपी उपाध्याय जी, अगर जिस तरीके की स्थिति आप बता रहे हैं और अगर बात किसान आंदोलन की भी आपने इसमें की है, तो किसान आंदोलन की भी अगर बात की जाए तो हरियाणा में जो स्थिति देखने को मिल रही है बिल्कुल वैसा ही माहौल है। यहाँ पर किसानों ने हथियार नहीं उठाए लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा है जो जब फूटता है तो सीएम को भी नहीं उतरने दिया जाता, डिप्टी सीएम का भी विरोध पूरी इस तरीके से किया जाता है कि कार्यक्रम कई बार रद्द तक करने पड़ते हैं या फिर लाठीचार्ज या फिर पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या वो जो एक वहाँ की जो स्थिति है उस परिदृश्य में क्या ये समझना कि ये नक्सलियों का ये काम बन गया है सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करना, ये अपने आप में कहीं गलत तो नहीं है? देखिए हितेंद्र, जब वो व्यवस्था से विश्वास उठता है, एक एक पहलू को मैं क्लियर करता हूं। किसान आंदोलन में अभी भी एक विश्वास जमा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर, उनको विश्वास है कि कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर हल नहीं निकलता तो व्यवस्था से विश्वास उठता है और जब व्यवस्था से विश्वास उठता है तो व्यक्ति विशेष विद्रोह कर देता है। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो क्रांतियां हुई उनके पीछे ही व्यवस्था से कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग होता है, तो वो स्थिति पैदा होती है। तो सरकारों का दायित्व है कि वे लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और व्यवस्था में लोगों के विश्वास और आस्था को मजबूत किया जाए। उन्हें लगे कि जो व्यवस्था है
वो सरकार है जो मेरे द्वारा चुनी गई है, वो मेरे लिए है, मेरे दुख दर्द के लिए है, मेरे दुख दर्द को मेरी सरकार समझती है। जब ये विश्वास मजबूत होगा तो असंतोष कहीं ना कहीं कम होगा। बिल्कुल, और हथियार भी उठाना लोग बंद कर देंगे। जो नक्सलियों की समस्या है शायद वो खत्म भी हो जाएगी। आरपी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने दर्शकों को बताई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दिलीप घोष ने यह कहा है कि अगर शरारती लड़के नहीं मानते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो अगले चरण में जो चुनाव के लिए जो मतदान होना है, कूच बिहार जैसी घटना वहां भी हो सकती है। एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने यह कहा है कि ये शरारती लड़के यहां कहां से आते हैं। इन शरारती लड़कों को सितालकुची में गोलियां मारी गई। ये लड़के ज्यादा समय तक बंगाल में नहीं रहेंगे और इन शरारती लड़कों को लगता था कि चुनाव ड्यूटी में लगे केंद्रीय बलों के जवानों ने हाथ में राइफल सिर्फ दिखाने के लिए रखी है। सितालकुची की घटना देखने के बाद वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि 5वें चरण में भी ऐसी घटना हो सकती है। दिलीप घोष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि दीदी डर गई हैं, इसलिए वो चुनाव आयोग की नजर में आने के लिए कानून तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष की गिरफ्तारी की भी मांग की है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने यह कहा है कि यह पूरी तरह से भड़काऊ भाषण है और इस तरह के भड़काऊ भाषण और उकसावे वाले भाषण के लिए अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और दिलीप घोष को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं जादवपुर सीट से सीपीएम उम्मीदवार सुजान चक्रवर्ती ने भी इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बयान से बीजेपी का फांसीवादी चेहरा सामने आया है और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस बयान का विरोध किया जा रहा है। ये वार्न नहीं है, धमकी दे रहे हैं वो तो। ये धमकी की जुबान है, ये वार्निंग नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है। मैं दूर बैठा हूं बंगाल से, लेकिन उस दिन जो वोटिंग डे के दिन। चलिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।